जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, परीक्षा कहीं की हिंदी यहीं की सीरीज इस समय हम लोगों का चल रहा है। कोई भी परीक्षा हो, चाहे बोर्ड परीक्षा हो, चाहे कम्पिटिटिव परीक्षा हो, चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो, चाहे इंटर की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, यूपी बीएड हो, कोई भी बेटा अगर परीक्षा है तो हिंदी में आपको प्रश्न यहीं के मिलेंगे, ये मेरा दावा है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है और ये ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और हिंदी संधि में आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कि कुछ प्रश्न निश्चित होते हैं। हर एग्ज़ाम का एक पूल होता है, वो वहीं से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर संधि का मैराथन है और भाग 2 है। इसका भाग 1 परसों वाली क्लास में चला था आप लोगों का। 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन चलाया गया था और ये आप लोगों का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, इसमें आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को पाएंगे। संपूर्ण निचोड़ व्याख्या सहित लाया गया है। परीक्षा में आपका यही आएगा, स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है। अगर आप लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ से कंप्लीट मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। हम शुरुआत कर रहे हैं और प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का? पहला प्रश्न है, राम धन इंद्र का संधि का सही शब्द रूप क्या होगा? क्या रामेंद्र होगा, या फिर रामिंद्र होगा, या फिर रामे इंद्र होगा, या फिर राम इंद्र होगा? तो बेटा अगर हम लोग राम और इंद्र का संधि देखें तो राम के अंत में छोटा आ है, लघु आ है, और इंद्र के आरंभ में ई है। तो आ प्लस ई मिलकर हो जाता है ए। ये आपका गुण संधि का रूल है कि आ और ई जब मिलेगा तो इसमें विकार होता है और ये ए बन जाता है और आपको मिल रहा है रामेंद्र ऑप्शन नंबर ए पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि गुण संधि कौन सा है, यहाँ पर संधि करने के लिए कहा जा रहा है। अगर गुण संधि पूछ रहा है तो ए ओ अर अगर आपको मिल रहा है, ए की मात्रा ओ की मात्रा या फिर अर मिल रहा है तो गुण संधि होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। और प्रश्न संख्या 2 आपका क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सुधन अर्थ संधि का परिणाम है। तो सुधन अर्थ का क्या सुअर्थ होगा, या फिर सुरथ होगा, या फिर स्यर्थ होगा, या फिर स्वार्थ होगा? तो देखिए, छोटा ऊ लघु ऊ है, उसके बाद में यहाँ पर क्या है? आ है। सु के अंत में लघु ऊ है और अर्थ के आरंभ में आ है। तो ऊ के बाद जब कोई असमान स्वर आता है तो ऊ बदल जाता है वा में। ऊ किस में बदल जाता है? तो वा में बदल जाता है बेटा। और ये यहाँ पर आ है तो कौन सा अर्थ क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वार्थ हो जाएगा। ये आप लोगों का कौन सा संधि होगा? तो ये आपका होगा यड़ संधि। कौन सी संधि होगी बेटा? तो यड़ संधि होगी। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, देवधन इंद्र में कौन सी संधि है? अब यहाँ पर आपको बताना है संधि कौन सी है। तो क्या अयादि संधि है, या गुण संधि है, या वृद्धि संधि है, या फिर यड़ संधि है? चलिए दोनों में संधि कर लेते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो देव के अंत में क्या है बेटा? देव लिखा है और इंद्र लिखा है। देव के अंत में क्या है? तो देव के अंत में लघु आ है और इंद्र के आरंभ में ई है। तो आ प्लस ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। और होगा क्या? देवेंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी हमने क्या बताया है कि अगर संधि करने पर बीच में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, तो कौन सी संधि होगी? तो गुण संधि होगी, या फिर अर हो। तो ये आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राजा धन इंद्र शब्द में कौन सा संधि रूप बनेगा? तो राजा धन इंद्र, राजा के अंत में बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और इंद्र के आरंभ में लघु ई है। आ और ई मिलकर के बनेगा ए। आ और ई मिलकर के क्या बनेगा? ए बनेगा। अब देखिए कहाँ पर है, क्या राजेंद्र है, या राजेंद्र है, या राजा इंद्र है, या राजेंद्र है? तो क्या है बेटा? राजेंद्र होगा। क्या होगा? राजेंद्र होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, पितृधन ऋण, पितृधन ऋण में कौन सी संधि होगी? पितृ के अंत में री है और ऋण के आरंभ में भी री है।
तो जब दो समान स्वर मिलते हैं, समान उच्चारण वाले स्वर मिलते हैं, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है और बनता क्या है, दीर्घ री बनता है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। तो अयादि होगा नहीं, गुण संधि भी नहीं होगा, वृद्धि भी नहीं होगा, दीर्घ संधि आपका डी वाले विकल्प पर है और डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि विद्याधन आलय का संधि रूप है। क्या विद्यालय है या विद्यालय है या विद्यालय है, विद्यालय है या फिर विद्यालय है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये विद्यालय नहीं होगा, या का नहीं बदलेगा, दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ समान वर्ण है, तो फिर यहाँ पर दीर्घ आ बनेगा, तो क्या हो जाएगा, मात्रा के रूप में आ जाएगा यहाँ पर। अब विद्यालय ये वाला सही है और ये विद्यालय होगा नहीं, ये भी विद्यालय से है। तो बी और डी दोनों पर एक समान विकल्प आ गए हैं, एक समान उत्तर आ गया है, इसलिए यहाँ पर आपका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। ये टाइपिंग एरर की वजह से हुआ है, दोनों का एक समान आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि शिवधन आलय शब्द का संधि रूप क्या होगा। शिवधन आलय में क्या शिवालय होगा या शिवालय होगा या शिवालय होगा या शालय होगा। तो बेटा शिवधन आलय, शिव के अंत में लघु आ है और आलय के आरंभ में दीर्घ आ है, समान वर्ण है, बनेगा दीर्घ आ। क्या बनेगा, दीर्घ आ बनेगा। अब देखो दीर्घ आ आपको दो जगह मिल रहा है, यहाँ शिवालय में भी मिल रहा है और इस शिवालय में भी मिल रहा है, लेकिन आलय के पीछे विसर्ग नहीं है, तो इसलिए बाकी सभी कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 बहुत अच्छा प्रश्न है। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। क्या स्वर संधि है या फिर व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो बेटा देखिए मनोविज्ञान का तो पहले संधि विच्छेद कर लो तो अभी स्वयं क्लियर हो जाएगा। तो मनोविज्ञान का संधि विच्छेद होता है मनः धन विज्ञान। अब मनः के अंत में देखो, मनः के अंत में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, विसर्ग मिल रहा है। क्या मिल रहा है, विसर्ग मिल रहा है। अब नियम है कि विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो क्या होता है, विसर्ग संधि हो जाती है। स्वर आए या व्यंजन आए तो क्या बनेगा, विसर्ग संधि बनेगा, इसलिए ये आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 9 है कि गृह धन उद्यान में का संधि रूप होगा। तो गृह के अंत में लघु आ है और उद्यान के आरंभ में लघु ऊ है, तो आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बनता है। ये आपका गुण संधि का नियम होता है। अब देखो कहाँ पर है, क्या गृह उद्यान होगा या फिर ग्रोध्यान होगा या फिर ग्रोध्यान होगा या फिर ग्रोध्यान होगा। तो ग्रोध्यान 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 ये गलत हो जाएगा, गृहोध्यान हो जाएगा, यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 है कि साधन उपमा में कौन सी संधि होगी या है। तो सा के अंत में दीर्घ आ है और उपमा के आरंभ में लघु ऊ है। तो अब यहाँ पर दीर्घ आ और लघु ऊ मिलकर के बन जाएगा ओ। तो ये ओ किस में बनता है, क्या यण संधि में बनता है या गुण संधि में बनता है या वृद्धि संधि में बनता है या फिर अयादि संधि में बनता है। तो बेटा यण संधि में या वा रा ला बनता है, गुण संधि में मतलब ए ओ या फिर अर बनता है, वृद्धि में अय या फिर औ बनता है और अयादि में अय अव आय आव बनता है। तो क्या यहाँ पर होगा, ये होगा आपका गुण संधि। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। और अगर अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न बहुत ही शानदार लाए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है मति धन अंत का संधि रूप है। क्या मत्यंत होगा या मत्यंतः होगा या मतिंत होगा या मत्यंत होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कौन सा होगा, ये भी मत्यंत लिखा है और ये भी मत्यंत लिखा है, तो कौन सा होगा। तो मति में मति के अंत में लघु ई है और आ मतलब अंत के आरंभ में लघु आ है। तो ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो ई बदल जाता है या में, लेकिन यहाँ पर ना नहीं बदलेगा। ना कब बदलता,
जब इधर होता, पहले पद के अंत में होता, तो ये किस में बदल जाता है, तब अनुस्वार में बदल जाता है। तो इसलिए ये मत्यंत गलत हो जाएगा, ये मतिंत भी गलत हो जाएगा, मत्यंता होगा नहीं, क्योंकि अंत के अंत में विसर्ग नहीं है। अब आपका ए वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 है कि सुधन आगत से बना शब्द है। तो सुधन आगत से क्या स्वागत होगा, या स्योगत होगा, या सौगत होगा, या सुआगत होगा। तो क्या होगा बेटा, तो सु के अंत में यानी पहले पद के अंत में लघु उ है और आगत के आरंभ में दीर्घ आ है। तो लघु उ किसमें, जब उ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो बदलता है वा में, ये नियम है यड़ संधि का। अब वा पर जब दीर्घ आ आएगा तो क्या बन जाएगा, वा पर जब दीर्घ आ आएगा तो ये बन जाएगा वा पर आ का मात्रा वा, यानी स्वागत हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 है कि कवि धन ईस का संधि रूप है। क्या कवीस होगा, या कविस होगा, या कवैस होगा, या कविसा होगा। तो कवि, कवि के पहले पद के अंत में लघु ई है और दूसरे पद के आरंभ में दीर्घ ई है। दोनों समान वर्ण हैं, तो जब समान वर्ण हैं, सवर्णी हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ ई बनेगा। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगा। अब दीर्घ ई वाला विकल्प कौन सा है, तो कवीस है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वसुधन उदान का संधि रूप होगा। क्या वसुदान होगा, या वसुदान होगा, या वसोदान होगा, या वसदान होगा। तो बेटा वसु के अंत में लघु उ है और उदान के आरंभ में भी लघु उ है, समान वर्ण है, तो क्या बनेगा, दीर्घ उ बनेगा, दीर्घ संधि का नियम लगेगा। और यह आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वसुदान। क्या हो जाएगा, वसुदान। अब देखते हैं प्रश्न संख्या आप लोगों का 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है धर्म धन अर्थ का संधि रूप है। धर्म के अंत में क्या है, अब देखो पहले देख लो ऑप्शन, धर्मार्थ होगा, या धर्मार्थ होगा, या धर्मरथ होगा, या धर्मरथ्य होगा। तो धर्म के अंत में लघु आ है, अर्थ के आरंभ में लघु आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेंगे, दीर्घ संधि का नियम। और ये दीर्घ आ आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, बी वाले पर धर्मार्थ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है गति धन उपदेश। गति धन उपदेश का संधि रूप है। अब चलो क्या गतुपदेश होगा, या गत्युपदेश होगा, या गत्युपदेश होगा, या गतिपदेश होगा। अब देखिए तो गति के अंत में लघु ई है। क्या है बेटा, लघु ई है और उपदेश के आरंभ में लघु उ है। तो ई बदलेगा या में, ई बदल जाएगा या में, उ का मात्रा आ जाएगा इस पर। अब गत्युपदेश बनेगा, क्या बनेगा, गत्युपदेश बनेगा। और ये दोनों ऑप्शन में मिल रहा है बी और सी। तो बी और सी दोनों उत्तर आपका सही हो जाएगा। ये पूछा गया प्रश्न है 2013 में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और दोनों ये चारों ऑप्शन ऐसा ही प्रश्न था। तो वहाँ पर अंत में आयोग ने दोनों ऑप्शन पर उत्तर दिया था, दोनों आंसर पर नंबर दिया था। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है ऊषा प्लस अपहरण का संधि रूप है। क्या उसपहरण है, या उस्यपहरण है, या ऊषापहरण है, या ऊषोपहरण है। तो ऊषा के अंत में दीर्घ आ है, अपहरण के आरंभ में लघु आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेगा। दीर्घ आ वाला मात्रा देखिए यहाँ पर दीर्घ आ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन दीर्घ आ की मात्रा आपको यहाँ पर मिल रहा है ऊषापहरण। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है प्रधन अर्थ। प्रधन अर्थ संधि का परिणाम है। तो क्या होगा, क्या परार्थ होगा, या प्रार्थ होगा, या प्रार्थ्य होगा, या प्रार्थना होगा। तो बेटा प्राधन अर्थ, प्रा के अंत में लघु आ है और अर्थ के आरंभ में भी लघु आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेगा, स्वर संधि का नियम लगेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रार्थ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है सुधन आचार संधि का रूप है। सु के अंत में लघु उ है, आचार के आरंभ में दीर्घ आ है,
लघु उ कन्वर्ट होगा वा में, लघु उ कन्वर्ट होगा वा में, और ये आ जाएगा, इस पर मात्रा लग जाएगा, तो क्या होगा, स्वाचार हो जाएगा। कौन सा संधि है, तो ये आपका यड़ संधि है। कौन सी संधि होगी बेटा, यड़ संधि होगा। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 20 है कि धन 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 ईश्वर का सही संधि रूप क्या होगा। क्या धनीश्वर होगा, या धनेश्वर होगा, या धनेश्वर होगा, या धन्यश्वर होगा। तो क्या होगा बेटा, धन के अंत में क्या है, धन के अंत में लघु आ है, ईश्वर के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के ए बनेगा। गुण संधि का नियम, कौन सा नियम, गुण संधि का नियम, कि दो आ प्लस ई मिलकर के ए बनेगा। तो कौन सा विकल्प सही होगा, एक ही विकल्प में आपको एक ही मात्रा मिल रही है ना, तो धनेश्वर हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, और अब तक अगर आप लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, ताकि वह भी देख सकें। अब सत धन गुण में कौन सी संधि है, क्या यड़ संधि है, या अनुस्वार संधि है, या फिर परसवर्ण संधि है, या फिर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, तो सत धन गुण। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्श व्यंजन के किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अंत में हो, पहले पद के अंत में पहला अक्षर हो, यानी का, चा, टा, ता या फिर पा में से कोई भी अक्षर अगर है, तो इसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यानी का बदलेगा गा में, चा बदलेगा जा में, टा बदलेगा किसमें, तो डा में, ता बदलेगा दा में, और पा बदलेगा बा में। तो ये व्यंजन संधि का नियम है। किसका नियम है, व्यंजन संधि का। ये डी वाला है, डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं शब्द धन अर्थ का संधि रूप क्या होगा। शब्द धन अर्थ का संधि रूप क्या है, क्या शब्दार्थ है, या शब्दार्थ है, या शब्दरथ है, या शब्दार्थ है। तो बेटा कौन सा होगा, शब्द के अंत में लघु आ है और अर्थ के आरंभ में भी लघु आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बनेगा, दीर्घ संधि का नियम लगेगा और ये बन जाएगा शब्दार्थ। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि तत् धन त्वा संधि का रूप है। क्या तत्व होगा, या तत्व होगा, या तत्व होगा, या तत्व होगा। तो क्या होगा बेटा, तो ये आपका बनेगा तत्व। तत् धन त्वा बराबर क्या बनेगा, तत्व बनेगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है विद्वत धन जन, विद्वत धन जन का सही रूप क्या है। अब यहाँ भी वही नियम है, तो ता है, लास्ट में ता है, इसके बाद में जा है। ता अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, तो ता था दा किस में बदलेगा, ता था दा में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब दा आपको अगर मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, विद्वज्जन होगा, या विद्वजन होगा, या विद्वतजन होगा, या फिर विद्वज्जन होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर जी ये तो गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि आपको विद्वज्जन कहीं भी नहीं मिल रहा है, मतलब ता, ये वाला ता लास्ट वाला कहीं भी दा में नहीं बदल रहा है। तो दूसरा नियम ये भी तो था कि अगर जा है तो ये जा में ही बदलेगा, किस में बदलेगा, जा में ही। तो अब क्या होगा, विद्वज्जन आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए वाला विकल्प। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि सन धन युक्त में कौन सी संधि है। क्या अनुस्वार है, या परसवर्ण है, या यड़ है, या लोप संधि है। तो बेटा यहाँ पर देखिए, सन जो है ये आपका क्या है, अनुनासिक वर्ण है। सन में ना जो है ये अनुनासिक वर्ण है, इसके बाद में या है। तो ये अनुनासिक वर्ण किस में बदल जाता है, ये अनुस्वार में बदल जाता है। अनुस्वार मतलब केवल बिंदी, यानी अंग वाली बिंदी। तो ये केवल बिंदी में अनुस्वार में बदल जाता है। तो कौन सी संधि होगी, अनुस्वार संधि होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है उपधन गमन का संधि रूप है। क्या उपगमन होगा या फिर उपगमन होगा, या फिर उपगमन होगा, या फिर उपगम होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, उपगमन होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही शब्द हो जाएगा, सही रूप हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है शिव धन भक्त संधि रूप है। शिव धन भक्त का क्या होगा,
शिवक्त होगा या शिवभक्त होगा या शिवहक्त होगा या शिवभक्त होगा? तो बेटा ये होगा शिवभक्त। ये कौन सा हो जाएगा? शिवभक्त हो जाएगा। बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है सतधन गुण, सतधन गुण का संधि रूप है। अब क्या सदगुण होगा या सगुण होगा या सदुण होगा या सदगुण होगा? अब यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए ता है, तो ता के बाद में व्यंजन है। अब ता व्यंजन है तो व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो ये किस में बदलता है? अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में यानी दा में बदलेगा। तो सदगुण, अब सदगुण में यानी सदुण और सगुण कट गया। अब सदगुण आपका डी वाला भी है और सदगुण ए वाला भी है। तो ये आप पर का दा पर हलंत होगा, यानी ये जिस पर हलंत नहीं है वो सदगुण वहाँ से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है सतधन कर्म का सही रूप है। अब सदकर्म होगा या सकर्म होगा या सतकर्म होगा या सतकर होगा? तो ये आपको बताना है। आप लोग कमेंट में खटाखट बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अभी इसके पहले यही कॉन्सेप्ट हमने बताया है कि ता है तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में जाएगा, दा में बदलेगा यानी सदकर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, प्रश्न संख्या 30 है कि मनः धन हर का संधि रूप है। क्या है? मनहार होगा या मनोहार होगा या मनखार होगा या फिर मनहारण होगा? देखिए यहाँ पर मनः धन हर, मनः धन हर में इसमें विसर्ग है तो विसर्ग के बाद जब हा आता है या फिर रा आता है तो किस में बदल जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो क्या हो जाएगा? मनोहर होना चाहिए। यहाँ पर बेटा ये गलत हो गया है, बड़ा आ का मात्रा नहीं लगेगा, यहाँ पर मनोहर होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, क्या होगा? मनोहर, मनोहर, हा का मात्रा नहीं लगेगा यहाँ, यानी हम बी वाला विकल्प कह सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न विवादित प्रश्न आ जाएंगे तो यहाँ पर मनोहर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ जनरल मार्किंग कर दिया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है सतधन आचरण का संधि रूप है। क्या सदाचार होगा या सदाचरण होगा या साचार होगा या सताचार होगा? तो ये मैंने बताया है, ता देखा तो उसको दा में बदल दो तो क्या हो जाएगा? सदाचरण हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि ततधन देव का सही संधि रूप है। क्या तद्देव होगा या तदेव होगा या तदेवा होगा या तद्दे होगा? तो बेटा तत् का धन देव, तो ता है, ता को बदल दो दा में और क्या बन गया? तद्देव बन गया। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है, प्रश्न संख्या 33 है यत धन ना, यत धन ना। अब देखो ये भी नियम है कि यदि अनुनासिक वर्ण बाद में आता है तो वहाँ पर ता दा में नहीं बदलेगा। तो क्या होगा? क्या यत्न होगा या यतिन होगा या यतन होगा या यतना होगा? तो इसका बेटा ता बदलेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? यत्न हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 34 है अत धन बुद्धि संधि रूप है। क्या होगा? क्या अत बुद्धि होगा या अध बुद्धि होगा या अति बुद्धि होगा या अध बुद्धि होगा? तो बेटा ये होगा अध बुद्धि। क्या होगा? अध बुद्धि हो जाएगा। बी वाला विकल्प, ता बदलेगा यहाँ पर दा में जाएगा और अध बुद्धि बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सन धन घोष का संधि रूप। तो क्या संघोष है या फिर सघोष है या सन घोष है या फिर संघोष है? तो बेटा सन अंत में ना है, इसके बाद में घोष में आरंभ में घा है, तो ये वाला ना अनुस्वार में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संघोष हो जाएगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पर। और अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। और देखिए दुह धन खा का संधि रूप है। क्या दुख होगा या दुख होगा या दुख होगा या दुख होगा? तो बेटा जब दु के बाद में मतलब विसर्ग के बाद में अगर का या खा आ रहा है, जैसे विसर्ग है और इसके बाद में का या खा है,
तो वहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं होता है, वो अपने ही रूप में रह जाता है। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। सी वाला इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि वहाँ पर दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है? बहुधन जल का संधि रूप है, तो क्या होगा? क्या बहुजल होगा या बहुंजल होगा या बहुजल होगा या फिर बहुजल होगा? तो बेटा देखिए, बहुधन जल, पीछे व्यंजन है ना, जा व्यंजन है, यहाँ पर लघु ऊ है, तो ये जा अपने पहले मतलब इसका द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व अर्थात आधा जा पूरा जा, तो क्या हो जाएगा? बहुजल हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 38 कह रहा है लोका धन नाथ का संधि रूप क्या होगा? क्या होगा? तो क्या लोकनाथ होगा या लोकोनाथ होगा या लोकनाथ होगा या लोकराथ होगा? तो बेटा यहाँ पर लोकोनाथ होगा। मतलब अनुनासिक वर्ण आ रहा है ना, तो यहाँ पर विसर्ग बदलेगा ओ में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में, और हो जाएगा लोकोनाथ। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए, दुहधन अस्थ का संधि रूप है, क्या दुष्ट होगा या ये वाला दुष्ट होगा या दुष्ट होगा या फिर दुष्ट होगा? तो ये वाला सा जब विसर्ग के बाद में आता है, यानी अगर इस विसर्ग के बाद में ये वाला सा आ रहा है दंत सा, तो ये दंत सा बदल जाता है मूर्धन्य सा में, मूर्धन्य सा में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि शिवा धन आत्मा का संधि रूप है, तो बेटा शिवा धन आत्मा का क्या शिवात्मा होगा या शिवात्मा होगा या शिवा आत्मा होगा या शिवात्मा होगा? तो बेटा शिवा धन आत्मा में विसर्ग के बाद में जब लघु या दीर्घ आ आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग गायब हो जाता है। अब क्या बना? तो अब बना आपका शिवात्मा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 प्रश्न है, जिसमें से हम लोगों का 10 प्रश्न और बचा है। अब तक अगर आप लोगों ने बेटा क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। और प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कह रहा है कि गुरुधन आदेश का संधि रूप है, क्या गुरु आदेश होगा या गुरुवादेश होगा या गुरुवादेश होगा या गुरुरादेश होगा? तो देखिए, गुरु के बाद में क्या है? तो छोटा ऊ है, छोटा ऊ है यानी लघु ऊ है। आदेश में दीर्घ आ है। अच्छा, इससे पहले जो रा था, रा से अलग हुआ तभी तो ये आया। ऊ बदल गया वा में, ऊ बदल गया वा में, रा आपका आधा ही रह गया बिना स्वर के, और वा भी बिना स्वर के रह गया, दीर्घ आ गया। अब ये वा पर आ करके दीर्घ मात्रा ले लेगा और रा इसके ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गुरुवादेश। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि दुहधन स्पर्श का संधि रूप है। अभी मैंने बताया है कि जब विसर्ग के बाद में दंत सा आता है तो दंत सा बदल जाता है मूर्धन्य सा में और विसर्ग का लोप हो जाता है। तो क्या दुस्पर्श होगा या दुस्पर्श होगा या दुख स्पर्श होगा या दुस्पर्श होगा? दुस्पर्श। तो बेटा दुस्पर्श आपका ए वाला विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है अभिधन उदय, अभिधन उदय का संधि रूप है। अभि के अंत में ई है, अभि के अंत में लघु ई है, उदय के आरंभ में दीर्घ लघु ऊ है। ई बदलेगा या में, ई बदलेगा या में, तो इससे पहले भा पर जो स्वर था वो अलग हो गया। अब क्या बन जाएगा? अभ्युदय। अभ्युदय बनेगा। क्या बनेगा? अभ्युदय। ये अभ्युदय, अभिउदय, अभिउदय ये सभी गलत हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है रमाधन ईश्वर, रमाधन ईश्वर का संधि रूप होगा। क्या रम ईश्वर होगा या रमेश्वर होगा या रमाएश्वर होगा या रमेश्वरा होगा? तो दीर्घ आ है रमा के अंत में और ईश्वर के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के ए बनेंगे और रमेश्वर हो जाएगा। विसर्ग पीछे नहीं है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर पीछे विसर्ग होता तो डी विकल्प होता। प्रश्न संख्या 45 क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न संख्या 45 कह रहा है दुहधन खा किस प्रकार की संधि है?
क्या ये विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या फिर यण संधि है या फिर लोप संधि है। तो दुह के अंत में देखिए विसर्ग लगा है ना, तो विसर्ग लगा है मतलब कौन सी संधि होगी, तो ये आपका विसर्ग संधि होगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि दुह धन तर का संधि रूप है। अब देखिए विसर्ग के बाद में जब ता आता है तो ता का वर्ण क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, तो ता का उच्चारण स्थान होता है दंत। क्या होता है बेटा, दंत होता है। तो ये वाला जो विसर्ग है ये भी कन्वर्ट होगा सा में और दंत सा में होगा। अगर यहाँ पर चा छा जा जा मतलब चा वर्ग के अक्षर होते तो तालव्य सा में बदलता, और अगर यहाँ पर टा वर्ग का अक्षर होता तो मूर्धन्य सा में बदलता। तो ये कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन, दुस्तर होगा। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, दुस्तार नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है मनुधन पुत्र का कौन सा उत्तर सही होगा इस संधि रूप, क्या मनुपुत्र होगा या मना पुत्र होगा या मनुपुत्रा होगा या मनुपुत्र होगा। तो बेटा देखिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर मनु नहीं होगा क्योंकि दीर्घ उ नहीं बन रहा है, मना पुत्र भी नहीं होगा, मनुपुत्र होता लेकिन इसमें विसर्ग लगा है। तो ये वाला आपका कह सकते हैं अगर विसर्ग को हटा दिया जाए, लेकिन ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा, इसका सही संधि रूप होगा मनुपुत्र, ये आपका सही संधि रूप होगा। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 48 कह रहा है बल धन इंद्र का संधि रूप होगा। तो बल के अंत में लघु आ है, इंद्र के आरंभ में लघु ई है, आ प्लस ई मिलकर के ए बनेगा। कौन सा होगा, क्या बलेंद्र होगा या बलिंद्र होगा या बलेंद्र होगा या बलेंद्र होगा। तो बेटा यहाँ पर ये ना जो है ये उसमें अनुस्वार में नहीं बदलेगा। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, प्रश्न संख्या 49 है देवधन आलय का संधि रूप है। क्या देवालय होगा या देवालय होगा या देवालय होगा या देवालय होगा। तो बेटा देव के आरंभ अंत में लघु आ है, आलय के आरंभ में दीर्घ आ है, तो लघु आ और दीर्घ आ मिलकर के बनेंगे दीर्घ आ। तो ये दोनों तो कट गया। अब बचा क्या, देवालय, तो ला पर कोई दीर्घ मात्रा नहीं आएगी, तो क्या होगा, ए वाला हो जाएगा देवालय। क्या होगा, ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका है 50 में कह रहा है मुनि धन ईश्वर का संधि रूप होगा। मुनि के अंत में लघु ई है, ईश्वर के आरंभ में दीर्घ ई है, दोनों मिल करके बनेंगे दीर्घ ई। अब आपको बताना है क्या मुनेश्वर होगा या मुनीश्वर होगा या मुन्येश्वर होगा या मुनि ईश्वर होगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अब हम लोगों का ये सीरीज आज का समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले उस पर पेज पर, और यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं। अगर आप लोग अभी तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपके आज वाली क्लास में कुल कितने प्रश्न सही गए, आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अगर कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या संधि से और भी प्रश्न लाए जाएं, ये भी आप लोग बताएं, या फिर कोई दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए। और दूसरा टॉपिक अगर शुरू किया जाए तो कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। मिलते हैं फिर हम लोग कल शाम 6 बजे इंग्लिश वाली क्लास में और 7 बजे आप लोगों को पुनः हिंदी वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।